ओके, सो इस एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन एक्चुअली अगर हम देखें तो एक तरीके से एक ऐसा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, एक ऐसा बायोलॉजिकल फिनोमेनन जिसमें हम डीएनए को उसके कार्बन कॉपी बनाने की बातें कर रहे हैं, यानी एक डीएनए से एक नए डीएनए बनाने की बातें कर रहे हैं। एक तरीके से हम रेप्लिका फॉर्मेशन की बातें करते हैं, एक तरीके से हम रेप्लिका फॉर्मेशन की बातें करते हैं। रेप्लिका कहने का मतलब क्या, जैसे अगर बाय द वे मैं बोलूं कि मेरे पास एक डीएनए है, इस डीएनए से एक नया डीएनए बनाने की हम बातें कर रहे हैं, यानी डीएनए से डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है ना, डीएनए को डुप्लीकेट करने का जो प्रोसेस है ना, डीएनए के कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, रेप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जामिनेशन के लिए भी बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। याद होगा कि जब वाटसन एंड क्रिक साहब ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को दुनिया के सामने ला करके प्रेजेंट कर दिया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, दो हेलिक्स का बना हुआ है, दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट भी है। ये बात आपको पता होगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब उसी टाइम वाटसन एंड क्रिक साहब ने यह भी बताया कि डीएनए के पास कुछ ऐसा क्षमता है, एक ऐसा स्कीम बताया जिसमें डीएनए को अपने कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करने का एक कैपेसिटी है। उस प्रोसेस का नाम क्या दिया, रेप्लिकेशन दे रखा है। लैंग्वेज पर आते हैं, व्हाइल प्रोपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली, तुरंत एक ऐसा कॉन्सेप्ट प्रपोज किया जिसमें उन्होंने क्या बताया, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। वाटसन एंड क्रिक साहब उस टाइम 1953 के आसपास जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दे रखा है, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग। हम सबको पता है कि डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजन बेसिस का जो पेयरिंग है ये पूरी तरीके से स्पेसिफिक है। हम सबको पता है कि एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2। थायमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ वापस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ये जो स्पेसिफिक पेयरिंग है वही चीज यहां पर दे रखा है, इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट, यहां से एक मैसेज मिल रहा है क्या, पॉसिबल कॉपीइंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, इस डीएनए को हम एक प्रोबेबिलिटी हमें मिल रहा है, एक पॉसिबिलिटी मिल रहा है कि हम उसी की तरह से कॉपी कर सकते हैं। ये बातें कब का है, 1953 की बातें हैं। The scheme suggested that the two strand would separate, दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद टेम्पलेट की तरह काम करेगा। टेम्पलेट कहने का मतलब होता है मॉडल, मॉडल की तरह काम करेगा। देयर है, the two strand would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये डबल स्ट्रैंडेड है, यहां तक आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये डबल हेलिक्स है ना, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सेपरेट हुआ। ये रेड कलर वाला जो यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, और एक मॉडल, एक टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और अपने कॉम्प्लीमेंट्री एक ब्लू कलर से नया स्ट्रैंड फॉर्म करना शुरू कर दिया है। यानी देखो कि एक तरीके से यहां पर भी डबल हेलिक्स बन रहा है और यहां पर भी डबल हेलिक्स बन रहा है। यही स्कीम वाटसन एंड क्रिक साहब ने 1953 में बताया, दे रखा है। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ईच डीएनए मॉलिक्यूल, यानी ए वाला जो डीएनए बना और ए वाला डीएनए बना, इन दोनों डीएनए में क्या होगा, मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेता हूं। ये जो नया डीएनए बना, ये 2 डीएनए नया बना इस एक डीएनए से, ठीक है। अब ये जो नया डीएनए बना, एक ध्यान से देखो तो रेड कलर वाले क्या हो गया, ओरिजिनल, यानी पेरेंटल है, ये ओरिजिनल है यानी पेरेंटल है। और ये जो ब्लू कलर वाला दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर वाला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, ये न्यू स्ट्रैंड बना। यानी 2 स्ट्रैंड होता है एक डीएनए के अंदर, 2 में से एक तो पहले जैसा ही है और एक नया बना। यानी एक अगर पहले जैसा ही है, इसका मतलब क्या, 50% तो
पेरेंटल है, 50% तो पहले जैसा ही है और 50% नया बना। कहने का मतलब क्या कि जो 50% यानी जो हाफ है, आधा पेरेंट वाला एज इट इज बचा करके रख ले रहा है, यानी कंजर्व कर ले रहा है। इसी के लिए वर्ड क्या है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब हाफ, आधा 50%, और कंजर्वेटिव यानी कंजर्व करने की हम बातें कर रहे हैं। दे रखा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पैरेंटल, एक पैरेंटल होगा, एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, यानी जो दो स्ट्रैंड बनेगा उसमें से एक तो पैरेंटल स्ट्रैंड होगा और एक नया स्ट्रैंड बनेगा। दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसी मेथोडोलॉजी को हमने क्या बोला था, ये सेमी कंजर्वेटिव है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, सेमी कंजर्वेटिव कहने का मतलब क्या कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन करने के बाद जो डीएनए प्रोड्यूस हुआ उस डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होगा, एक तो अपने पेरेंट की तरह होगा और एक नया बनेगा। दो में से एक यानी 50%, 50% यानी हाफ यानी आधा, और आधा के लिए टेक्निकल वर्ड क्या, सेमी, यानी जो आधा है वो अपने पेरेंट्स की तरह कंजर्व करके रख लेता है। इसलिए नाम क्या पड़ रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस सेमी कंजर्वेटिव ऐसा नहीं कि बोल दिया गया, इसके पीछे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी दिया गया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया। वही नीचे आपको टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। हम इसके ऊपर बात करते हैं। It is now proven that DNA replicates semi conservatively। ये आज के डेट में अच्छे से प्रूफ करके बता दिया गया है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। इट वाज शोन फर्स्ट इन द ई कोलाई, इसीरिशिया कोलाई के अंदर बताया गया, एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल। अब सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंट को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मिसेल्सन एंड स्टॉल। मिसेल्सन एंड स्टॉल, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल। एक कब बताया, 1958 में। इन्होंने क्या किया, तो एक डीएनए लिया, एक डीएनए मान लो, डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस होता है, नाइट्रोजन बेसिस में नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14 होता है। इस डीएनए को एक ऐसे मीडिया के अंदर ग्रो किए जिस मीडिया में क्या प्रेजेंट था, NH4Cl प्रेजेंट था। अब इस NH4 में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट था ना, ये आइसोटोपिक नाइट्रोजन था, हैवी नाइट्रोजन था। ये जो N14 है ये लाइट नॉर्मल वाला जिसे बोलते हैं, और ये जो N15 है ये आइसोटोप, जो एक तरीके से हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, जो एक तरीके से नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है। क्लियर है? लैंग्वेज थोड़ा सा देखते हैं। दे ग्रीव इक्वलाई इन अ मीडियम, एक ऐसा मीडियम में ग्रो किए जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, NH4Cl। लेकिन N कौन सा था, N15 वाला था। N15 इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स, यानी इस मीडिया के अंदर नाइट्रोजन का जो सोर्स था ये सिर्फ NH4Cl था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब इस डीएनए को इस मीडिया के अंदर प्लेस कर दिए और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रेप्लिकेट होने दिए। इस डीएनए यानी इस बैक्टीरिया को इसके अंदर डाल दिए, इस मीडिया के अंदर डाल दिए, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ग्रोथ होने दिए। एक जनरेशन ऐसा आया जिस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था, डीएनए के अंदर जितने नाइट्रोजन थे, सारा नाइट्रोजन कौन सा वाला आ गया, N15 वाला आ गया। क्लियर है? लैंग्वेज देखते हैं। As the only source of nitrogen for many generation, the result was that, result क्या मिला, N15 जो हैवी नाइट्रोजन था was incorporated into newly synthesized DNA, यानी जो नया डीएनए बना उस बैक्टीरिया के अंदर, उसके अंदर जितने सारे नाइट्रोजन थे, सारे के सारे नाइट्रोजन N15 वाले थे। दे रखा है दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, अब चूंकि नाइट्रोजन हैवी वाला हो चुका है, इसलिए अब डीएनए को भी हम क्या बोल दिए, एक ऐसा डीएनए जिसके पास N15 है, हैवी नाइट्रोजन है, उसे हैवी डीएनए बोल रहे हैं, और एक ऐसा डीएनए जिसके पास N14 है, लाइट वाला है, उसे क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल डीएनए या फिर लाइट डीएनए। दे रखा है द हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी अगर लाइट और हैवी को मुझे सेपरेट करना हो तो क्या करवा देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मैं पहले भी बात कर चुका हूं, फिर से मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसा टेक्निक जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगता है तो जो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होगा वो ट्यूब में नीचे की तरफ आकर बैठ जाएगा, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो ऊपर की तरफ सेटल हो जाता है। क्लियर है?
नाउ सेकेंड पॉइंट, देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल NH4Cl। यानी ये जो हैवी डीएनए वाला जो बैक्टीरिया था जिसके अंदर एन क्या था 15 वाला, इसे नॉर्मल मीडिया में प्लेस कर दिए। नॉर्मल मीडिया कहने का मतलब क्या, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नॉर्मल 14 वाला है, ठीक है। अब रेप्लिकेशन करवाना शुरू किए। अब बैक्टीरिया क्या किया, डिवाइड किया। हमें पता है बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है बाइनरी फिजन के थ्रू। पहले आप इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो ए वाला डीएनए हैवी डीएनए है। हैवी डीएनए को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, रेड कलर से, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड कैसा है, रेड कलर है। अब इस रेप्लिकेट करने के लिए 2 डीएनए बन गया। ध्यान से देखो, इस एक डीएनए के अंदर एक तो रेड वाला है यानी पेरेंटल कैरेक्टर है, और एक ग्रीन वाला यानी न्यू स्ट्रैंड है। यानी 2 स्ट्रैंड है, उसमें से एक स्ट्रैंड तो पेरेंट वाला और एक नया स्ट्रैंड वाला। इसमें भी देखो यार, एक रेड वाला जो पेरेंटल है और एक ग्रीन वाला जो न्यू है, यानी 2 स्ट्रैंड था, 2 में से एक पेरेंटल है, यानी जो हाफ है वो कंजर्व कर लिया एज इट इज, जैसा था वैसा ही। अब फिर से हमने रेप्लिकेट करवाया, देखो इसके पास 2 स्ट्रैंड था, एक रेड और एक ग्रीन। देखो एक रेड वाला यहां आ गया, एक ग्रीन वाला यहां आ गया, और जो नया स्ट्रैंड बना वो ग्रीन का ही बनेगा। तो फिर से वही चीज हुआ कि पेरेंटल कैरेक्टर आधा तो पेरेंटल कैरेक्टर रहता है, 50% पेरेंटल कैरेक्टर रहता है और 50% न्यू कैरेक्टर रहता है। और यहां से प्रूफ हुआ कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन का मेथोडोलॉजी है वो पूरी तरीके से सेमी कंजर्वेटिव ही है। दे रखा है सेकंड पॉइंट, then they transferred the cell into a medium with normal NH4Cl and took sample at various definite time interval as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helices. The various samples were separated independently on cesium chloride gradient to measure the density of DNA. Okay. Third point. Thus, the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli divides in 20 minutes, had a hybrid of intermediate density. यानी N15 और N14 का एक तरीके से हाइब्रिड फॉर्म मिला। DNA extracted from the culture after another generation, that is 40 minutes. Second generation was composed of equal amount of this hybrid DNA and of लाइट डीएनए, लाइट और हैवी का इक्वल मिला। इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट, अब यहां से क्वेश्चन है कि अगर ई कोलाई को 80 मिनट तक हम ग्रो करते हैं तो मैं देन व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी पता करो यार। टोटल 16 डीएनए बनेगा, है ना। 16 में कितने हैवी होंगे कितने लाइट होंगे जरा पता करो, रेशियो आपको पता चल जाएगा, है ना। कि टोटल आउट ऑफ अ स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड तो हैवी वाले होंगे टोटल 32 में से, एंड 30 स्ट्रैंड आउट ऑफ 32 लाइट वाले होंगे। ये लाइट स्ट्रैंड होगा और ये हैवी स्ट्रैंड होगा। आप रेशियो यहां से निकाल करके दे सकते हैं। ये भी पैरा इंपॉर्टेंट है, पैरा बड़ा छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एक साइंटिस्ट है टेलर साहब ने इसी एक्सपेरिमेंट को, सेमी कंजर्वेटिव मोड वाले एक्सपेरिमेंट को विसिया फावा प्लांट के अंदर भी करके बताए थे दुनिया के सामने। दे रखे वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। इन्होंने क्या इस्तेमाल किया, थाइमिडीन, टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन विसिया फावा बीन्स बाय टेलर एंड इट्स कलीग्स इन 1958. The experiment proved that DNA in chromosome also replicate semi-conservatively. ये ध्यान रखना है। नाउ ये तो हुआ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आखिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता कैसे है, कौन सा मैशनरी, डीएनए रेप्लिकेशन का मैशनरी कैसा है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम तो ढेर सारे, लेकिन 2 एंजाइम का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज और एक होता है डीएनए लाइगेज। क्लियर है, बात करते हैं एक एक लाइन। इन लिविंग सेल such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst and enzyme. The main enzyme, बहुत कीमती लाइन है, the main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. जो सबसे कीमती एंजाइम है उस एंजाइम का नाम क्या,
डीएनए डिपेंडेंट होता है और नाम क्या, डीएनए पॉलीमरेज। क्यों डीएनए डिपेंडेंट? क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट को इस्तेमाल करता है, सिंस इट यूजेज अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। दिस एंजाइम आर हाईली एफिशिएंट, फिर से बहुत कीमती है, ये एंजाइम बहुत एफिशिएंट होता है, बहुत क्षमतावान होता है एंजाइम, एज दे हैव टू कैटलाइज polymerization of a large number of nucleotide in a very short period of time। बहुत कम समय में लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करवाना होता है, तो भैया इसके पास क्षमता तो अच्छा खासा होना चाहिए ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, यहां पर दे रखा है ई कोलाई के बारे में, आप देख सकते हो। आप ई कोलाई के बारे में देख सकते हो, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, आप ई कोलाई के बारे में यहां देख सकते हो। ई कोलाई के बारे में देख सकते हो, ई कोलाई दैट इज ओनली 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में क्या होता है, 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। अब सोचो इतना बेस पेयर, और ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर, इतना बेस पेयर को रेप्लिकेट करना है और बहुत कम समय में करना है, तो एफिशिएंसी तो अच्छा खासा होना ही चाहिए ना। दे रखा है कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट, यानी ये जो 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर है, इसका रेप्लिकेशन का प्रोसेस कितना मिनट में हो जा रहा है, 18 मिनट। अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर लगभग 2000 न्यूक्लियोटाइड्स का नया फॉर्मेशन हो रहा है। दे रखा है दैट मींस द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकंड। नॉट ओनली टू डू दिस पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट। फिर से लाइन बहुत कीमती आ रहा है कि इस पॉलीमरेज यानी ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इस डीएनए पॉलीमरेज को सिर्फ फास्ट ही नहीं होना पड़ेगा, पॉलीमरेज हैव टू बी फास्ट, सिर्फ फास्ट ही नहीं होना पड़ेगा, बट इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी इसका एक्यूरेसी भी अच्छा खासा होना चाहिए। क्लियर है? विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशन। हमें पता है कि अगर डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पर कोई भी नाइट्रोजन बेस का इधर उधर हो गया तो क्या काउज हो जाएगा, म्यूटेशन। और म्यूटेशन हम सबको पता है कि डीएनए के अंदर एक ऐसा चेंज जो हो सकता है यूजफुल भी हो, जो हो सकता है हार्मफुल भी हो, ज्यादातर कंडीशन में हार्मफुल ही होता है। फर्दरमोर इनर्जेटिकली ये भी ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अच्छा खासा एनर्जी चाहिए होता है। इनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब भैया एनर्जी आता कहां से है? तो जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, इस ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट रिलीज होता है, और जब पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है तो अच्छा खासा एनर्जी देकर के जाता है। दे रखा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस, दोनों काम करता है। इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, खुद ही आकर के अपने आप को जुड़वा रहा है, नया न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहा है, नया न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमराइजेशन करवा रहा है, एंड साथ में दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है, और एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये तो एक एंजाइम हुआ, मेनी एडिशनल एंजाइम आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसके अलावा और भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करें। फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ, क्योंकि डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा है, अब एक साथ एनर्जी हमें उतना नहीं मिल पाएगा। अगर एनर्जी नहीं मिल पाएगा तो दोनों डीएनए को स्ट्रैंड हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन में एक ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई किया गया जिसके अंदर
डीएनए का लेंथ कुछ भी हो, हम थोड़े से पोर्शन को ओपन करते हैं। ये वाला पोर्शन ओपन हो गया और बाकी के पोर्शन एज इट इज है, ठीक है। ये वाला स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ध्यान रहे जो नया स्ट्रैंड बनता है उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होता है। ये पॉइंट बेहद कीमती है। दे रखा है एंटायर लेंथ द रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ द डी हेलिक्स, उस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। यहाँ पर ये जो फॉर्क दिखाई दे रहा है इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। फिर से बहुत कीमती लाइन है। ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है और वो डायरेक्शन क्या? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये लाइन हमें हमेशा याद रखना है। जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसकी बातें मैं कर रहा हूं। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन। अब इसके कारण कुछ चक्कर आ रहा है, कुछ दिक्कतें हो रहा है, कुछ रायता फैल रहा है। क्या कि जैसे 5 प्राइम से 3 प्राइम ही करना है, जैसे इस वाले स्ट्रैंड का एंड 3 प्राइम है, यहां से नया स्ट्रैंड बनना शुरू करेगा 5 प्राइम, इधर होगा 3 प्राइम। इस वाले में क्या होगा? इधर से स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में, 5 प्राइम यहां और 3 प्राइम यहां तक तो बन गया। अब जब डीएनए और खुलेगा, मान के चलो डीएनए इतना खुल गया, ठीक है, ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, ये 5 प्राइम था, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक तो बन चुका था 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहां से बीच में स्टार्ट हुआ था, यहां तक तो बन चुका था 3 प्राइम 5 प्राइम। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है तो कंटिन्यूअसली बनता जाएगा, लेकिन इस स्ट्रैंड बनाने के लिए फिर से एक नया स्ट्रैंड स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ये वाला होता है कंटिन्यूअस, ये वाला होता है डिसकंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस होता है उसे लीडिंग भी बोलते हैं और जो डिसकंटिन्यूअस होता है उसे लैगिंग भी बोलते हैं। दैट इज व्हाई एक स्ट्रैंड लीडिंग हो गया, इस वाले को हम लोग लीडिंग बोल रहे हैं और उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? लैगिंग। कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कंसेक्वेंटली वन स्ट्रैंड replication is continuous while on the other replication is discontinuous। अब ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बने तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट बना, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब इस छोटे छोटे फ्रैगमेंट को हम लोग नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, और इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट को आपस में जोड़ दिया जाता है एक एंजाइम के हेल्प से, जिस एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज। दिस कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंड बाय एंजाइम, जिसका नाम क्या? डीएनए लाइगेज। ध्यान रखना। अब एक चक्कर और है, ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ना, ये ऐसा नहीं कि डीएनए में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक साइट होता है, जिस साइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दे रखा है the DNA polymerases on their own cannot initiate the process of replication. Also, the replication does not initiate randomly at any place in the DNA. There is a definite region of E. coli DNA where the replication originate, और उस definite region को हम लोग क्या बोलते हैं? Origin of replication. Clear है? It is because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA, अगर हम चाहेंगे कि डीएनए हमारा इतना बड़ा है और इसका एक छोटे से टुकड़े में हम रेप्लिकेशन करवा दे, काट करके अलग कर दिए, और अब हम चाहते हैं इसका रेप्लिकेशन हो जाए, तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। अब इस छोटे से डीएनए यानी एक पीस ऑफ डीएनए को रेप्लिकेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर भी एक टाइप का डीएनए होता है जिसका काम होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, और मेनली हम क्या बात करते हैं कि वेक्टर के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होता है रेप्लिकेशन का। अब इस वेक्टर डीएनए के साथ इस डीएनए को हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। अब चूंकि वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो साथ में क्या करेगा? ये फॉरेन पीस ऑफ डीएनए भी रेप्लिकेट कर जाएगा। देयर क्या है? It is because of requirement of origin of replication that a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedure, requires a vector. Vector क्या करता है? तो vector provide the origin of replication. Clear है? Further, not every detail of replication is understood well. In eukaryotes, the replication of DNA takes place at the S phase of the cell cycle. हम सबको पता है माइटोसिस होता है। माइटोसिस को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक फेज को हम लोग बोलते हैं इंटरफेज और एक फेज को हम लोग बोलते हैं एम फेज। जो इंटरफेज है, फर्दर 3 फेज G1, S एंड G2। ये जो एस फेज है ना, इसी एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है।
यूकैरियोट्स के अंदर। फिर से लाइन बहुत कीमती है। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट द एज फेज ऑफ द सेल साइकिल। The replication of DNA and cell division cycle should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication, अगर मान के चलो किसी सेल के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो गया, यानी डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, हो सकता है आगे चल करके क्रोमोसोम का नंबर भी इंक्रीज हो जाए, सेम रहे, लेकिन उस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी, यानी होना चाहिए था 2n से हो सकता है 3n हो जाए, 4n हो जाए, यानी अच्छा खासा चीज गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, यही था डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। ये डायग्राम भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन फोर्क आप देख पा रहे होंगे, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले 5 प्राइम से 3, ये तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, और इधर देखो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। क्लियर है? टेम्पलेट यानी पैरेंटल स्ट्रैंड, ब्लू कलर वाला आपको दिखाई दे रहा है। कंटिन्यूअस को हम लोग नाम क्या दिए थे, लीडिंग स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस को हम लोग नाम क्या दिए थे, लैगिंग स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस में छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट है उसका नाम क्या दिए, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट को हम लोग जोड़ते किससे हैं, डीएनए लाइगेज के थ्रू। एक चीज और ध्यान रहे, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक बहुत कीमती स्ट्रक्चर का जरूरत होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमर। ये प्राइमर क्या होता है, प्राइमर का डायरेक्शन क्या होता है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये भी ध्यान रखना है। और प्राइमर किससे बना होता है, तो आरएनए से बना होता है। आरएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट होता है, शॉर्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, एक हुआ रेप्लिकेशन का फंडा डिस्कस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ट्रांसक्रिप्शन के साथ। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।